डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको मॉडल पेपर बताने वाला हूं। मॉडल पेपर किसकी बात करूंगा? ये बी फार्म 7th सेम की बात कर रहे हैं, जो पेपर नंबर बीपी से 701T है। ये सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे। जैसा आपको पता है कि इसमें 3 घंटे का पेपर होता है और 75 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाली बात करूंगा तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें देखना, बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो 20 मार्क्स के होते हैं। 10 क्वेश्चंस होते हैं जिनको सभी क्वेश्चंस करने होते हैं। दूसरा सेक्शन बी सेक्शन होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो 35 मार्क्स का होता है और 7 क्वेश्चंस करने होते हैं 10 में से, मतलब इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं। दूसरा सी सेक्शन आता है दोस्तों, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 क्वेश्चंस करने होते हैं 3 में से। इस तरह से आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं दोस्तों। तो मैं शुरुआत करता हूं पहले सेक्शंस के लिए। तो देखना, इसमें पहला सेक्शन में सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है इसमें, डिफाइन रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट किस कौन से चैप्टर से क्वेश्चन से दोस्तों? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। तो इसमें सिंपल सी आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। रेड शिफ्ट की जगह ब्लू शिफ्ट भी आता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द क्वेंचिंग इफेक्ट। सिंपल सा वही है, अगेन यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखनी है, क्वेंचिंग इफेक्ट क्या होता है ये चीज बतानी है आपको। इसमें आप यदि एग्जाम्पल बताएंगे तो थोड़ा सा आंसर आपका अच्छा होगा, पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंस इन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ध्यान देना, यहाँ पे दो फिनोमिना है, एडजॉर्प्शन और पार्टीशन कोफिशिएंट। इन दोनों के आपको डिफरेंस बताने हैं कि क्या क्या, मतलब मैकेनिज्म वाइज। सिंपल सा आप देखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से तो आपका आंसर परफेक्ट जाएगा। एडजॉर्प्शन यहाँ लिख देना, पार्टीशन कोफिशिएंट यहाँ, पहला और दूसरा इस तरह से आप डिफरेंस लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए इस तरह से। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्रोमोफोर। अगेन ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आ रहा है। क्रोमोफोर पे मतलब सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है और साथ में आप इसका एग्जाम्पल और लिख देंगे तो आपको उस पे सोने पे सुहागा आ जाएगा, मतलब पूरे नंबर मिल जाएंगे आप लोगों को। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों फिर क्या आता है, नेक्स्ट आता है, राइट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ 2 डिटेक्टर्स फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान देना, 2 डिटेक्टर्स का सिर्फ नाम लिखना है यहाँ पे, जिसमें जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। तो ध्यान रहे, डिटेक्टर्स चाहे मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहूँ, चाहे मैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहूँ, ये सारी इन सभी में डिटेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन सोर्स इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब आप इनको रट्टा मार लेना चाहिए किसी भी तरह से, लेकिन ये 100% क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट, व्हाट इज द आरएफ वैल्यू। मतलब यहाँ पे अगेन डेफिनेशन लिखनी है, आरएफ वैल्यू क्या होती है तो वो चीज लिखनी है। और यहाँ पे इसको आप डायग्रामेटिक तौर पे भी ऐसी प्लेट बना के आरएफ वैल्यू बता पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बनाओगे तो बड़ा आसान होगा समझाना। और सिंपल सा डेफिनेशन के साथ में आप इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे तो भी इसका आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका आरएफ वैल्यू हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज फिजिबल इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ध्यान देना, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है? आपने ध्यान दिया होगा, एन टू पाई होता है, पाई टू पाई होता है। ये चीजें कौन सी सिचुएशन में आती है? एन टू सिग्मा होता है। ये कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं और उस यूवी विजिबल में कौन से रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो चीज आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको चारों ट्रांजिशन स्टेट बता के यूवी विजिबल में या यूवी रेंज में कौन सी फिजिबल होती है, उनको आपको बताना है कि ये इसमें फिजिबल होती है। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ नेफेलोटर्बिमेट्री। ध्यान दें, नेफेलोटर्बिमेट्री आपके टेक्निक है, जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड का पार्ट है, ये चैप्टर है। इसमें सिंपल सा यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, सिंपल सा कि प्रिंसिपल क्या है ये चीज पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है एप्लीकेशन पूछ सकता है। तो ध्यान रहे, वो जनरली 2 एप्लीकेशन पूछता है। यहाँ पे 2 की जगह वो 5 भी एप्लीकेशन पूछ सकता है। तो
तो ध्यान रहे ये चीज आपको समझना है, याद करना है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। आपकी जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स हैं सभी की एप्लीकेशन आपको याद करनी है, जनरली कंबाइन हो जाती है, वो चीज नहीं रखना है। आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन लिखनी है कि नेफेलो टर्बिडिमेट्री की स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, तभी आपका परफेक्ट आंसर जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट टू नेम ऑफ रेजिन्स यूज्ड इन द क्रोमेटोग्राफी। कौन सी क्रोमेटोग्राफी? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहा है ये। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में ध्यान देना, कौन सा रेजिन्स यूज होते हैं, तो उसमें दो कौन कौन से प्रिफर्ड होते हैं, जो उनका नाम आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है। यहाँ पे दूसरा तरीके से और पूछा जा सकता सवाल, वो कैसे कैटाइंस और एनाइंस के लिए कौन से रेजिन्स है वो भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको याद करना कैटाइंस और एनाइन के हिसाब से। ओके, फिर आता है नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, गिव 4 फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? इलेक्ट्रोफोरोसिस वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफोरोसिस से ध्यान रहे, इलेक्ट्रोफोरोसिस का मतलब ये सिंपल सा है कि यहाँ पे कौन कौन से जो आयन से मूव हो रहे हैं वो कौन कौन सा फैक्टर है जो जिनकी मोबिलिटी अफेक्ट होती है, वो फैक्टर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे 4 फैक्टर लिखने हैं, इसका मतलब हर फैक्टर आपका आधा आधा नंबर का। इस तरह से आपका इस सेक्शन पूरा होता है। इस सेक्शन में आपको कोई सा भी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं मिलता, मतलब यहाँ पे ये है कि सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बी सेक्शन आता है, जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस करने हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। इस तरह से वो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 35 मार्क्स का कंप्लीट माना जाता है। तो पहला है एक्सप्लेन बियर एंड लंबर्ट्स लॉ अलोंग विद दिस डेरिवेटाइजेशन। तो ध्यान रहे कैसे बियर लंबर्ट लॉ क्या होता है, बियर लॉ क्या होता है, लंबर्ट्स लॉ क्या है, और बियर लंबर्ट लॉ दोनों आपस में कैसे कंबाइन हुआ, इसका डेरिवेटाइजेशन बताना है। डेरिवेटाइजेशन ध्यान रहे, डेरिवेटाइजेशन का मतलब इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला किस तरह से आता है, जिसमें ऑब्जर्विटी निकालनी होती है, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। तो इस तरह से उसका फॉर्मूला लास्ट में किस तरह से फॉर्मूला वो बिल्डअप होता है, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको पूरा बताना है, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लेम फोटोमेट्री इन रेफरेंस टू इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। तो इसका मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है? फ्लेम फोटोमेट्री के प्रिंसिपल लिखना है और एप्लीकेशन लिखना है। तो सिंपल सा आंसर आपको कैसे करना है, पहले इसका प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप इसको डेफिनेशन बताएंगे, डेफिनेशन किस तरह से कि फ्लेम फोटोमेट्री वास्तव में होती क्या है। उसके बाद में इसका प्रिंसिपल पे जाएंगे, प्रिंसिपल फ्लेम फोटोमेट्री मतलब किसको मेजर करती है वो चीज बताना है, उसका प्रिंसिपल बताना है। और उसके बाद में इसका एप्लीकेशंस बताने, एप्लीकेशन में ध्यान रहे एप्लीकेशन की लिस्टिंग करके उसका डिटेल लिखना है, तभी आपका आंसर कंप्लीट की तरफ जाएगा, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ध्यान रहे जो एप्लीकेशन का हेडिंग लिखे उसको एक्सप्लेन करें कि फ्लेम फोटोमेट्री से किनका हम आइडेंटिफिकेशन या क्वांटिफिकेशन कर पाते हैं, किनको हम कैसे कर पाते हैं। तो ये चीज आपका कहने का मतलब एनालिसिस कौन से कंपाउंड्स का, कौन से मेटल्स का या किसका हम कर पाते हैं और किस तरह से कर से, कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये सारी चीज आपको उसमें लिखनी है, तभी आप आंसर बढ़िया होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ध्यान रहे सबसे पहले इसमें वही चीज कहूंगा मैं आपको, प्रिंसिपल का हेडिंग डालेंगे, प्रिंसिपल का हेडिंग डालेंगे, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद में प्रिंसिपल पे जाएंगे। प्रिंसिपल लिखने के साथ में ही इसको डिटेल में प्रिंसिपल लिखेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। और उसके बाद में जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में क्या लिखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में ध्यान रहे जहां पर भी आपके इस सब्जेक्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट आता है तो वहां पे आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम वैसा वाला डायग्राम नहीं कि जैसा का उसको फ्लो डायग्राम बोलते हैं, तो फ्लो डायग्राम किस तरह का होता है वो चीज, मतलब कौन सी चीज किससे जुड़ी होती है, उस तरह का बॉक्स टाइप का बना के इसको बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाता है और कंप्लीट तरीके से। और फिर जिसमें जो
कंपोनेंट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स का आपको इंडिविजुअल डिस्क्राइब करोगे तो आंसर आपका कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस डिफरेंस इन बिटवीन टीएलसी एंड एचपीएलसी। जनरली एचपीटीएलसी और एचपीएलसी के बारे में पूछा जाता है, एचपीएलसी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन ये मैंने यहाँ पर टीएलसी और एचपीएलसी के बारे में डिफरेंस पूछा है। तो ध्यान रहे कम से कम 8 से 10 डिफरेंस है यहाँ पे, इनके दोनों के बीच में 8 से 10 डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस पूरे की पूरे लिखे और टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो उसका आपका आंसर बढ़िया जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। टेक्स्ट फॉर्म में लिखोगे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, टेबुलर का फॉर्म का मतलब एक तरफ तो टीएलसी लिख दिया, दूसरी तरफ एचपीएलसी लिखा, फिर इस तरह से टेबल बना के 1 2 3 इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से 1 2 3 लिखेंगे, तब आपका आंसर कंप्लीट अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड लिस्ट इट्स एप्लीकेशन। ध्यान रहे सबसे पहले अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन बतानी है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है और फिर स्पेसिफिकली कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की डेफिनेशन बतानी है आप लोगों को। फिर उसके बाद में इसका प्रिंसिपल डिस्कस करना है, प्रिंसिपल में क्या एग्जैक्टली होता है। यदि आप इसको डायग्रामेटिक समझा पाओ, डायग्रामेटिक समझा पाओ तो वो बहुत अच्छा होगा, वो प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा माना जाता है डायग्रामेटिक। और उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन एनलिस्ट करनी है। एनलिस्ट का मतलब होता है सिंपल लिस्ट बतानी है, लिस्ट बतानी है, ना कि उसका डिस्क्रिप्शन देना है। तो इस तरह से आपको इसका पूरी की पूरी एप्लीकेशन 8-10 जो जितनी भी एप्लीकेशन है उनको पूरा का पूरा आपको बताना है, लिस्ट करनी है, डिटेल नहीं लिखना है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज। मतलब यहां ध्यान देना, अगेन इलेक्ट्रोफोरेसिस से ही क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। यहाँ मैकेनिज्म इनका क्या होता है, जो एक्सचेंज प्रोसेस के टाइम पे वो चीज लिखनी है। अगेन मैं यहाँ कहूंगा आपको इसका डायग्राम बनाना है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दोगे तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। और जो आयन एक्सचेंज के टाइम पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको भी आपको एनालिस्ट करना है। यदि ये वाली चीज राइट फैक्टर अफेक्टिंग आयन एक्सचेंज यदि ये नहीं आता तो भी आपको लिखना है एग्जाम में कि कौन कौन से फैक्टर है जो आयन एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आंसर अपन को कितना अच्छे से लिखना है। तो ध्यान रहे मैंने क्वेश्चन में डाल दिया है कि ये चीज लिखनी है। जनरली ये चीज क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती, तब भी अपन को लिखना होता है। ओके, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विद रेफरेंस टू फ्लोरीमेट्री। तो ध्यान रहे सिंगल यहाँ पे सबसे पहले फ्लोरीमेट्री क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगा। ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में सिंगलेट क्या होता है, डबलेट क्या होता है और ट्रिपलेट क्या होता है, इनकी चीज बतानी है। और उस इन तीनों को आपको इंडिविजुअल डिस्कस करना है विद एग्जांपल। और उसके बाद में इन तीनों का कैसे फ्लोरीमेट्री में क्या एप्लीकेशन है या यूं कहूंगा क्या सिग्निफिकेंस है, वो चीज आपको बतानी है। तो ध्यान रहे ये चीज आपको रखना है ध्यान में कि क्या लिखना है। इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट गलती कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले फ्लोरीमेट्री लिखना है, फिर सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट बताना है, एग्जाम्पल सहित बताना है। और उसके बाद में इन तीनों का कहां सिग्निफिकेंस होता है फ्लोरीमेट्री में, ये चीज आपको बतानी होती है। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा, डिस्कस डिफरेंट डेवलपमेंट टेक्निक यूज्ड इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ध्यान रहे जो सबसे पहले आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, सबसे पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी को डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन बता के उसकी 2 या 3 लाइन में उसकी एप्लीकेशन भी बतानी है। एप्लीकेशन के बाद में उसके बाद में उसकी टेक्निक्स बतानी है कि कौन कौन सी इसकी टेक्निक्स होती है डेवलपमेंट की। और डेवलपमेंट की टेक्निक में आपको डायग्राम बनाओगे तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ डायग्राम ही इससे ही आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से आपको ये आंसर कंप्लीट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिटेक्टर यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ध्यान रहे यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्टर या क्वेश्चन पूछा जाता रेडिएशन सोर्स।
रेडिएशन सोर्स कौन से होते हैं, या यूं कहूंगा डिटेक्टर, इनमें से 100% सवाल आता है जनरली लगभग लगभग हर साल। तो ये ध्यान रखना डिटेक्टर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आंसर आपको कैसे डिसाइड करना है, पहले आपको क्या करना है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद में डिटेक्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, डिटेक्टर की डेफिनेशन लिखनी है। फिर उसके बाद में डिटेक्टर जो यूवी विजिबल में कौन कौन से डिटेक्टर यूज होते हैं उनका लिस्ट बनाना है, 1 2 3 4 5 जो बनते हैं। फिर उनके वो काम कैसे करते हैं उनका डिस्क्रिप्शन बताना है। इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन बताने के बाद में साथ में उनका आप डायग्राम बनाओगे, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरह से होता है, फोटोडायोड कैसे होता है, ये सारी चीज आपको डायग्रामेटिक बताओगे तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, इस तरह से हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन जेल क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन क्रोमेटोग्राफी का लिख दिया। उसके बाद में जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे, जेल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है ये चीज लिखेंगे। फिर उसके बाद में इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल किस बेसिस पे इसको यूज किया जाता है। फिर उसके लास्ट में आप लिखेंगे इसका एप्लीकेशन। तो ये हो गया आपका इसका आंसर, इस तरह से लिखना है कम से कम आपको। और यदि आपका आंसर कम बैठता है तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट भी इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। एप्लीकेशन 100% आपको लिखनी ही लिखनी है विद डिस्क्रिप्शन। तो ये चीज होगी आपकी बी सेक्शन दोस्तों। अब आता है सी सेक्शन, ध्यान रहे सी सेक्शन में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन 10 नंबर का, इस तरह से 10 मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 20 मार्क्स का ये बी सेक्शन होता है। तो आपको ध्यान रहे हर 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब इन डिटेल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विद रेफरेंस टू। तो ध्यान दीजिए, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सैंपल हैंडलिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, डिस्कस फिंगरप्रिंटिंग रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कहने का मतलब यहाँ पे एग्जामिनर ने पूरा का पूरी चीज बता दी है, आपको आंसर कैसे करना है यदि आप समझदार हो, आपने पढ़ा है तो ध्यान देना। सबसे पहले आपका पॉइंट होगा डेफिनेशन का कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। उसके बाद में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल वाले पार्ट में ध्यान देना, फंडामेंटल ये वाला पार्ट आएगा जिसमें आपको अलग अलग वाइब्रेशंस बतानी है। वाइब्रेशन भी ध्यान रहे, यहाँ पे डायग्राम बनाओगे तो वाइब्रेशन समझाने में भी आसानी रहेगी आपको और बड़ा इजी वे में बता भी दोगे। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट आएगा इसका सैंपल हैंडलिंग। सैंपल हैंडलिंग में आपको क्या करना है, सैंपल हैंडलिंग में कौन कौन सा सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के लिए किस तरह से सैंपल हैंडलिंग और कौन कौन सी टेक्निक बनाई जाती है वो डिटेल में बताना है। उसके बाद में फोर्थ आता है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में ध्यान रहे बहुत सिंपल सा है, डायग्राम बनाओगे, यहाँ पे डायग्राम बना के उसका हर पार्ट में शॉर्ट में बताना है कि कौन से कंपोनेंट क्या काम करता है, और डिटेक्टर वाला पार्ट में कौन कौन से डिटेक्टर होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये बताना है। फिर लास्ट में ये इसका क्या हो गया, फिफ्थ पॉइंट आ गया कौन सा, आईआर फिंगर प्रिंटिंग रीजन, मतलब ये इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट आ गया। एप्लीकेशन में फिंगर प्रिंटिंग रीजन क्या होता है, ये सिर्फ फिंगर प्रिंटिंग रीजन वाला सिंपल 5 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। ये चीज हो गई आपकी इसकी कौन सी सी सेक्शन की कौन सा आपका 10 नंबर का सवाल, पूरा लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गिव डिटेल नोट ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन विद एम्फेसाइजिंग ऑन पंप्स एंड डिटेक्टर, राइट एप्लीकेशंस ऑफ एचपीएलसी। तो ध्यान देना, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, एचपीएलसी होता है। तो एचपीएलसी की सबसे पहले डेफिनेशन के बाद में आपको उसके बाद में आपको आंसर करना है, इसका कंप्लीट लिखना है, उसका डिटेल नोट लिखना है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पार्ट पे आ जाना है और पंप कौन कौन से होते हैं वो बताना है, डिटेक्टर कौन कौन से वो बताना है और इसकी एप्लीकेशन बतानी है। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। तो ध्यान देना ये सारी की सारी चीज आपको कंप्लीट लिखनी है। फिर आता है नेक्स्ट कौन सा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू डिटेक्टर्स। तो ध्यान देना यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है जिसका ए सेक्शन है, मतलब आधा क्वेश्चन है। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन लिखोगे और डिटेक्टर्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाला डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बना के उसके बाद में डिटेक्टर को आपको स्पेशल इसको
कौन कौन से डिटेक्टर वो उनको डिटेल में आपको बताना है विद डायग्राम। ओके, इंडिविजुअल डिटेक्टर का आपको बताना ही है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसका बी सेक्शन आता है दोस्तों, एक्सप्लेन एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो ये चीज आपको पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी की सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में इसके एडवांटेज लिखने हैं, इसके बाद में डिसएडवांटेज लिखने हैं, और उसके बाद में एप्लीकेशन लिखने हैं। तो ध्यान रहे ये आपको एप्लीकेशन में डिटेल नहीं जाना, सिर्फ पॉइंट लिखने हैं, वो डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि 5 नंबर का सवाल ये है, 5 नंबर का सवाल ये, इस तरह से दोनों 10 नंबर के सवाल होता है। इस तरह से आपका सेक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं रिवाइज के तौर पे ये वाले 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ए सेक्शन में, जिसमें आपको सारे के सारे करना जरूरी है, ये सारे के सारे करना जरूरी है। उसी तरह से दूसरे बी सेक्शन में मैंने आपको बताया है कौन से, ये 10 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चंस करने हैं, ओनली 7 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। और इस फिर उसके बाद में सी सेक्शन है, जिसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आप इसमें 1 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है दोस्तों। यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में जितना हो सकता है शेयर करना, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। थैंक यू वंस अगेन।